हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। केवीएस की इन्वायरमेंट की ये प्रैक्टिस की दूसरी क्लास है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। उनके आंसर किस प्रकार देना है आपको समझना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैविक और अजैविक कारकों की पारस्परिक क्रिया को कहा जाता है। तो मैंने जब आपको पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। पर्यावरण के दो घटक होते हैं और जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। या जैविक और अजैविक घटकों के तालमेल को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैविक और अजैविक कारकों की पारस्परिक क्रिया को कहा जाता है। तो हमारा दिया गया पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी नहीं दे बोल सकते हम लोग। पारिस्थितिकी जो था वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो एडी टॉन्सले ने दिया था। और इकोटाइप का तो कोई अभी बात ही नहीं हुई थी, तो इसका मतलब इकोटाइप हमारा भी गलत हो गया। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। मैंने बताया था जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर जो तालमेल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है? मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखवाया था कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सागर या समुद्र का, सागर समुद्र एक ही है, का होता है। वही क्वेश्चन सेम उठाकर यहाँ पे रख दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है? जंगल स्थायी परितंत्र नहीं हो सकता है आपका, रेगिस्तान नहीं, लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहा है इसलिए पर्वत भी सर्वाधिक नहीं हो सकता। सागर जो हमारा है वो सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होगा। नंबर तीसरा देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है परितंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? परितंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। अब भाई जीव तो है ही नहीं इसमें, ना भू रासायनिक चक्र में है ना रासायनिक चक्र में, तो कैसे चक्रण हो जाएगा? होगा ही नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन में दिया गया जैव और भूमि भी होनी चाहिए तब रासायनिक चक्रण होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको समझेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक कारक है? ऑक्सीजन में कार्बन होता ही नहीं। ऑक्सीजन में कार्बन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन खुद गैस है, इसमें क्या कार्बन नहीं होगा? नाइट्रोजन में कार्बन नहीं होगा, ना तो हमारा ऑक्सीजन में कार्बन होगा। वसा जो होता है, वसा में हमारा क्या होता है? कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 4 क्वेश्चन। आपको बिल्कुल आसानी से और कॉन्सेप्ट वाइज में पूरा बताता चला जा रहा हूं। आप आसानी से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और आसानी से आप आंसर दे पा रहे होंगे। केवल आपको आंसर में टिक ही नहीं मारना, उसको समझना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से हमको आंसर देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उनको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ताल परितंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल का मतलब तालाब, ताल का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। कह रहा है ताल परितंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। अब भाई मैंने बताया था परितंत्र मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर। क्या सूक्ष्म जीव और मछलियों पर अगर हो जाएगा तो क्या स्थिर बना रहेगा तालाब? नहीं बना रह जा सकता। सूक्ष्म जीवों और प्राणियों लवकों पर नहीं। मछलियों और सरीसृप पर, कह रहा मछलियां और जो रेंगने वाले जीव जंतु है उससे
ताल की स्थिरता बनी रहेगी, स्थायित्व तो बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। क्यों नहीं बना रहेगा? मैंने बताया था कि जितने भी जीव जंतु वहां पे होंगे तो उनको उत्पादक की भी जरूरत है। किसकी? उत्पादक की। अब बोलिए, अगर छोटे छोटे प्राणी और केवल मछलियां होंगी तो मछलियां उनको खा लेंगी, तो वहां पे जब जीव जंतु खत्म हो जाएंगे छोटे छोटे, तो स्थिरता बनी रहेगी? फिर मछलियां खाएंगी क्या जब खत्म हो जाएगा? तो जो छोटे छोटे जीव हैं उनको भी क्या होना चाहिए? उनको भी खाने के लिए चीजें मिलनी चाहिए, जिससे वो भी क्या हो सके, ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सके, जिससे मछलियां उनको खा खा के वहां पे रह सके। तो स्थिरता बनी रहने के लिए क्या डिपेंड करता है? उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। जब उत्पादक होगा तभी तो हमको खाने के लिए चीजें क्या हो पाएंगी, अवेलेबल हो पाएंगी, मिल पाएंगी। और जब अवेलेबल हो पाएंगी तभी उपभोक्ता क्या करेंगे, खाएंगे। और जब खाएंगे तो क्या होगा, हमेशा जीवित रहेंगे। और जीवित रहेंगे तो वहां पे जो तालाब की स्थिरता है वो हमेशा क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। उत्पादक और उपभोक्ताओं पर स्थिरता निर्भर करती है, ना कि मछलियों और सरीसृप पर, सूक्ष्मजीव और प्राणी लाभकों पर, सूक्ष्मजीव और मछलियों पर। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं? ये अभी पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं? विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 36 है। कितनी है? 36 है। विश्व में 36 है, भारत में 4 हैं। कितने? भारत में 4 हैं। ये हॉट स्पॉट है क्या? हॉट स्पॉट इंग्लिश शब्द है, तप्त स्थान बोलते हैं। मतलब कि ऐसे स्थान, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र, मान लीजिए ये कोई पारितंत्र है, यहाँ पे जो चीजें, जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, 70% चीजें क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं, और केवल 30% चीजें बची होती है, तो उसको, उस स्थान को हम हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं? हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पारितंत्र का आतंकवादी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है आर्किड, जलकुंभी, यूकेलिप्टिस, कोई नहीं। अब बताइए, आतंकवादी इसको भी कहा जाता है, जलकुंभी को, और यूकेलिप्टिस को भी कहा जाता है। किसको? यूकेलिप्टिस को भी कहा जाता है, और किसको कहा जाता है? और कहा जाता है जलकुंभी को। अब बात समझिए, जलकुंभी को जो कहा जाता है आतंकवादी, इसे कहा जाता है बंगाल का। बंगाल में बहुत अधिक जलकुंभी पाई जाती है। अभी एक बार आप अपने पीएम जी ने निकलाई थी, 200 ट्रक कुछ निकला था जलकुंभी, इतनी ज्यादा जलकुंभी वहां पाई जाती है। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंकवाद कहा जाता है। और जो यूकेलिप्टिस है उसे पारितंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूकेलिप्टिस जो होता है ना, बहुत अधिक मात्रा में पानी क्या करता है, अवशोषित करता है। तो इसीलिए इसे, क्योंकि ये पानी को क्या कर देता है, कम करता है। बहुत ज्यादा जब लेगा, सोखेगा, तो पानी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसको आतंकवादी कहा जाता है, पारितंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? मैंने आपको जब पढ़ाया था पिरामिड, क्या पढ़ाया था? पिरामिड। तो पिरामिड में मैंने बताया था कि जो स्तर होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो वही पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर। उत्पादन स्तर तो भाई आपका जैसे ये था, तो पहला तो उत्पादन होता था, लेकिन प्रत्येक कड़ी की बात की गई है। प्रत्येक कड़ी को हम क्या बोलते थे? खाद्य स्तर नहीं, खाद्य स्तर भी नहीं बोलते थे, उत्पादन स्तर भी नहीं बोलते थे, पोषण स्तर। अभी यहां से पोषण यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और कितने स्तर पे गई? 1 2 3 4, 4 स्तर पे गई। इसका मतलब क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा तीसरा ऑप्शन होगा, पोषण स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्येक कड़ी को क्या बोलते हैं? पोषण स्तर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो मैंने आपको बताए थे पिरामिड कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक बताया था ऊर्जा का पिरामिड, दूसरा बताया था संख्या का पिरामिड, तीसरा बताया था जैव द्रव्य पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बन सकते हैं, और जैव द्रव्य का सीधा और उल्टा दोनों बन सकते हैं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमेशा उल्टा बनता है। इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा गलत। और सीधा उल्टा किसका बताया था, जैव द्रव्य का बताया था और संख्या का बताया था, संख्या का पिरामिड और जैव द्रव्य का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड होता है, इसका मतलब ए ऑप्शन बचा, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस, लिख लेना, गैस मूल रूप से मानव जनित है। जलवाष्प गलत, CO2 गलत, मेथेन गलत। CFC जो है ये मानव जनित होती है, मानव द्वारा फैलाई जाएगी। तो इसको CFC बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 23 मई, ऑप्शन नंबर बी 21 मई, ऑप्शन नंबर सी 22 मई, ऑप्शन नंबर डी 22 मई। अब देखिए 23 मई को तो मनाया नहीं जाता, 21 मई को नहीं बताया जाता, 22 को बनाया जाता है। लेकिन मार्च में मनाया जाता है कि मई में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मार्च में नहीं मनाया जाता, 22 मई को मनाया जाता है। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये दोस्तों हमारी KVS की प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा था पर्यावरण का। आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिएगा। थैंक यू।